प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने अहद की खिलाफ वर्जी की जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बुशरा बीबी की बनीगाला मुंतकिली पर मुखालिफ जमातों की तनकीद। पीटीआई वकला ने बगैर इजाजत घर पर कब्जे की कोशिश करार दे दिया। बदतरीन हालात में रखने का इल्जाम। इसके अलावा बात करेंगे शकरगढ़ NA 75 बड़ा सियासी मैदान बन गया। नून लीग के साबिक 2 वज़रा शकरगढ़ की सियासत में आमने सामने आ गए। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की सियासी महाजराई। दानियाल अजीज ने नून लीग क्यों छोड़ी, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। इसके अलावा बात करेंगे 8 फरवरी को हर सूरत आम इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। KP बलूचिस्तान में इलेक्शन इल्तवा की अफवाहें सख्ती से मुस्तरद। सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए रिपोर्ट्स तलब। 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल। अमरीका और भारत के दरमियान हालात कशीदा। सफारती दरार पड़ गई। अमरीका का इंडिया को ड्रोन बेचने से इनकार। भारत से गुरपतवंत सिंह पन्नू कत्ल की मानीखेज तहकीकात का मुतालबा। मोदी सरकार के मगरबी दुनिया से कशीदा हालात की वजह क्या बनी। इन तमाम टॉपिक्स पे आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब, उम्मीदवार हैं NA 75 नारोवाल शकरगढ़ से। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे टाइम देने का। जी दानियाल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम में आए हैं और जिस तरह के आपसे सवाल होने वाले हैं आपको पता है कि ज़्यादातर आपसे किस तर्ज के सवाल आजकल होते हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम नोट, आप नून लीग का हिस्सा थे, बड़ी कुर्बानियां आपने दी, 5 साल आपने नाहली काटी, वो डाई हार्ड कारकुन कहना चाहिए या नून लीग के जो बहुत करीबी लोग जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए उनमें शामिल थे। क्यों छोड़ दी नून लीग आपने? जी, इसमें मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो टिकट जो किसी वजूहात की बुनियाद पर नहीं मिल सके, तो मैं आज़ाद खड़ा हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है, इसमें तो कोई ना मैंने पेशरफ्त की है, ना मेरे ख्याल में जमात ने को पेशरफ्त की है। अभी तो सर खुजलने के भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये सारी चीजें बात की हैं। बहरहाल अभी तो फिलहाल हम इलेक्शन लड़। अच्छा, आपकी काफी गुफ्तगू सामने आती रही दानियाल अजीज साहब, फिर उसके बाद पार्टी के भी आपके साथ मीटिंग्स रही, मुलाकात होती रही, जो पार्टी की आदत है। कहीं कोई सेटलमेंट आप कह रहे हैं मेरी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं, कहीं कोई सेटलमेंट, कोई कंसेंसस, कोई आपको नहीं लगा कि आपकी बात को सुना जा रहा है या पार्टी आपको कन्विंस करने में कामयाब हो सकी हो? कोई अगर बताएं कि क्या मसले क्या थे जिनकी वजह से आपने ये फैसला किया कि मैंने आजाद हैसियत में लड़ना है, सिर्फ टिकट वजह थी? नहीं, मुझे पार्टी ने शो कॉज नोटिस इशू किया था कि महंगाई पर जो मैंने बात की है उससे मेरी हकायत पे मुबनी बात नहीं थी और मैंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका मैंने तफसीली जवाब लिख के दे दिया था, तकरीबन 6-7 सफ़े का। उसमें मैंने तमाम हुकूमती दस्तावेजात जो कि तय करती थी, जो मैंने बात की, उसकी जो बैकग्राउंड थी रेफरेंसेस के साथ, कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन इकबाल साहब थे, उसके क्या फंक्शंस थे और उन्होंने क्या करना था जो उन्होंने नहीं किया, तो ये सारी चीजें तो तय हो गई थी। उसके बाद फिर हमारी मुतअद्दिद बार नेगोशिएशंस हुई, जिसमें जमात ने बार बार एहसन इकबाल साहब को ये पावर करवाया कि अगर आप फर्ज करें PP का इलेक्शन जीत भी जाते हैं PP 54 में, तो हलफ तो आप एक ही उठा सकते हैं, तो आपकी जीत में भी पार्टी की हार होनी है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? फिर वो तैश में आ जाते थे कि जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, फिर आप NA 76 का कोई कैंडिडेट ढूंढ लें। और मेरे ख्याल में वो सेंसिटिविटीज इतनी थी क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे था, कोई भी जमात नहीं चाहेगी कि उनका इतना सीनियर ऑफिस बैरर जो है वो एक हंगामा बन जाए मीडिया में सारा कुछ। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जी ठीक है, उनकी मानी गई। और अब सूरत ये है कि यहाँ पर वो जो बजायर उन्होंने बात की थी वो ये थी कि लोटे जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपना बेटा खड़ा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी एक नई जो है ना तशरीह लोटे की कि जी रोशनी में अंधेरे से रोशनी में आ जाए, रोशनी से अंधेरे में जाए। असल में लोटे की ये डेफिनेशन है कि जो किसी के वोट लेके उनके खिलाफ वोट दे, जब वो अपने ओहदे पे फायज हो, तो उसको लोटा कहते हैं। तो वैस कासिम ने तो जब जितनी देर तक नून लीग में थे उन्होंने कभी भी नून लीग के खिलाफ कोई हरकत नहीं की थी, और जितनी देर वो PTI में थे वहां भी उन्होंने उनके खिलाफ नहीं की। तो अगले इलेक्शन में आकर उन्होंने टिकट दूसरी पार्टी के लेके भी वो लड़ा, वो इलेक्शन वो जीते नहीं जीते वो लहदा बात है, लेकिन लोटे तो वो कभी नहीं रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त एहसन इकबाल साहब के आगे पीछे दाएं बाएं नजर आते हैं,
असल लोटे तो वो है, इन्होंने नई तशरीह की है कि एक हाजिर सर्विस लगता का है कि नई इजाद की है। वो जो सिटिंग मेंबर है पीटीआई की टिकट पे जीता हुआ आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली का, जो पीटीआई का एप्लीकेंट था पीपी के टिकट, प्रोविंशियल असेंबली की टिकट के लिए, उसको नून लीग की टिकट दे दी। और मेरे बारे में इतनी मतलब गिरी हुई बात कि जी उनके अपने पास कोई दलाइल नहीं थे कि अपना खानदान पाल स्कीम उनकी फेल हो रही है। फिर कह दिया कि दरअसल दानियाल साहब पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे थे। ये सरासर झूठ है। उसके 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने कहा नहीं, असल में ये पीटीआई की टिकट के ख्वाहिशमंद थे। ये भी सरासर झूठ है। तो इस तरह से मतलब इतने बड़े ओहदे पे रहकर जब इतनी निजी हरकतें कोई जाहिर करना शुरू है, उसके बारे में कोई क्या कह सकता है। अच्छा साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। हालांकि इस वक्त आप फील्ड में कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वोट एक एक आपका लम्हा एक बड़ा आपका वो है। आई एम सो ग्रेटफुल सर। अच्छा, हमने माजी में देखा है कि एहसन इकबाल साहब के जब बेटे का हुआ था, मसला हुआ था, चौधरी अनवर अजीज साहब हमारे दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत में उनको जगह दे, वो भी मिस इन वेरी बैडली। तो उस वक्त आप भी वो भी, तो मुझे याद पड़ते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेयरशिप का इशू था, तो उस वक्त तो आपने उनके साथ एक अपनी दिखाई थी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, और आपके जो वोट थे आपके और चौधरी साहब के, तो आपने उनको डलवा के कामयाब करवाया था। तो उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अब नहीं दिखाई जा सकती थी, बिकॉज दैट वाज वेरी क्रूशल। आपके लिए भी इलेक्शन था कि 5 साल बाद आप इलेक्शन में आ रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन आपने फेस की थी। तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा आपको इस पे लचक दिखानी चाहिए थी? अगर माजी में दिखा दी थी उनके बेटे के लिए, आप भी दिखा देते। लाइन ड्रॉप तो नहीं हो गई? दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद है? लाइन ड्रॉप हुई भी है मेरा ख्याल। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में है ना इस वक्त, वो साफ ज़ाहिर एक एक वोट। अच्छा, हमारे यहाँ देहाती इलाके जो हैं, गाँव जो हैं, उन्हीं में रात को ही वोटिंग ज़्यादा की जाती होती है, रात के 12-1-2 बजे तक चलती रहती है। तो वही मेरा ख्याल माइट भी ट्रैवलिंग, तो खैर लाइन पे आ जाएंगे। अब ये बड़ा एक दिलचस्प है, अभी दानियाल वापस आएंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं कि माजी में भी हो चुका है कि एहसन इकबाल साहब के साहबजादे जो हैं वो उसकी अपने वो नारोवाल के लिए या उसके लिए सियालकोट के लिए, तो वो थे इस वक्त कि मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का वो बनूँ। इनका ग्रुप अच्छा खासा पावरफुल था, अनवर अजीज चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, इनके पास खासे वोट थे। उस वक्त भी ये हुकूमत थी यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की, मैं उस बात कर रहा हूँ, और दानियाल वाज MNA है, और यहाँ पे MNA भी थे और सारा कुछ। तो उस वक्त भी इन्हें ये कहा गया था कि आप जो है ना उनके एहसन इकबाल साहब के बेटे की वो करें, इनको सपोर्ट करें, वोट हक में विड्रॉ करें। और उस वक्त बड़ा मुश्किल फैसला था, आई रिमेंबर। तो इन्होंने किया था फैसला और उनको वोट डाले थे, वो बन गए थे। अब की दफा मेरा तो ख्याल है, अभी दानियाल आएंगे तो खुद ही जवाब देंगे, मेरा तो ख्याल है कि अगर उस वक्त इनके बकौल कड़वा घूंट पिया जा सकता था तो इस वक्त दानियाल को रिस्क नहीं लेना चाहिए था MNA की सीट का। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक पॉलिटिकल एक उस नेचर की। बाकी तो साहब दानियाल सब साथ मौजूद जी जी ये दानियाल भाई सलाम अलैकुम, आपकी लाइन काट गई थी। अच्छा सर, आपको पता नहीं मेरा सवाल पता नहीं पहुंचा, मैं रिपीट कर देता हूं सर। ये आपको याद होगा, मेरा ख्याल है ये वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, पूरे मुल्क में हुए थे, बल्दियाती कह लें या जो भी। तो उस वक्त भी एहसन इकबाल साहब के साहबजादे जो हैं ये उम्मीदवार थे वहाँ पे चेयरमैनशिप के लिए। आपको एक बड़ा पावरफुल ग्रुप था आपका, चौधरी साहब और अच्छे खासे उम्मीदवार थे। आपकी सपोर्ट के बगैर शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता है एहसन इकबाल साहब के बेटे के लिए। आपने अगर उस वक्त कड़वी गोली खा ली थी, मुझे याद है चौधरी अनवर अजीज साहब, अमर मतीन साहब के घर बड़ी हमारी महफिलें होती थी, तो कुछ ज़्यादा प्लेजेंट फैसला नहीं था आपके लिए, लेकिन आपने किया और आपके बेनिफिट के लिए किया गया कि आप पार्टी में बैठे हैं। आज जब 5 साल की आपने वहाँ पे भुगत ली है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों नहली भुगत ली, सजा भुगत ली, अब आप 5 साल बाद इलेक्शन में आ रहे हैं, फिर आपने पार्लियामेंट आना है, तो आपको लगता नहीं आपको अपनी सीट के लिए इस वक्त पार्टी के साथ इन इश्यूज पे इस तरह का मतलब हेड ऑन नहीं लेना चाहिए था? जो फ्लेक्सिबिलिटी उस वक्त दिखाई थी तो आज फिर दिखा देते एहसन इकबाल साहब के बेटे के लिए। आपको अपनी सीट तो सिक्योर करनी चाहिए थी। इसमें जी असल में ये जो लोकल गवर्नमेंट का इशू है ये बड़ा अहम है। उसकी वजह ये है कि एहसन इकबाल साहब का जो तारीख जो आपने जिक्र किया सारा, ये साफ साफ साबित करती है कि उनका जितने ख्वाहिशात हैं उतना उनका सियासी कद नहीं है अपने लोकल एरिया में। और जब उनको मेरे मरूने मिन्नत होना पड़ता है या और लोगों के मरूने मिन्नत होना पड़ता है तो पार्टी के सामने उनकी बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वहां पर तो ये और शक्ल दिखाते हैं जैसे इन्होंने सारा पाकिस्तान फतह किया हुआ है। असल हकायक इनके बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए मिलते करके मांगे कि इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैनी की सीट इनके बेटे को दी थी हमने, और वो इस अंडरस्टैंडिंग पे थी कि उसमें कुछ शराइत थी। वो शराइत दरअसल ये सारी की सारी उनसे भाग गए जुबान दे के, और इन्होंने यू टर्न मार दिया। अब इनको पता था कि अब फिर इलेक्शन होगा, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होगा,
और फिर से ये धरे के धरे रह जाएंगे, फिर ये किस शक्ल से आके मिन्नत समाजत करेंगे कि दोबारा से जो है ना मेरी अकोमोडेशन करें। तो ये दीवार के साथ लग रहे थे अपनी की यू टर्न की वजह से, तो इसलिए इन्होंने ये सारी चाल डाली। इसमें दर हकीकत लोटे की कोई बात नहीं थी, इनको समझ आ रही थी कि इनकी असल जो सियासी शक्ल है वो इनको शीशे में देखनी पड़नी थी। अच्छा साहब, आपको लगता नहीं है, खुद माशाल्लाह आपसे मेरा 2002 से पहले का ताल्लुक है, आपको बड़ा ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, जैसे मैंने कहा चौधरी साहब की वजह से बड़ा ताल्लुक है आपसे, आपका एक अपना स्टाइल है, आपकी इंटेलिजेंस का भी मैं बहुत बड़ा मदाह हूँ, और आपका जो एग्रेशन है, रिएक्शन है, वो तो हम सारे जानते हैं सर, बीइंग गुजर, वो तो आपके अंदर एक है ना थोड़ा सा। आपको लगता नहीं कि जब आपकी पार्टी ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी पीटीआई की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि 16 महीनों में महंगाई नहीं खत्म कर सके, इनके इश्यूज थे, आपने जब ये स्टेटमेंट दिया कि उनकी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं वो जिम्मेदार हैं, तो डेफिनेटली पार्टी के आप खुद वजीर रहे हैं, वजीरों की कैबिनेट की तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आपने ये कहा कि जनाब महंगाई की वजह एहसन इकबाल साहब बने, तो आपने जो इमरान खान साहब पीटीआई का नैरेटिव था आपने एंडोर्स किया, और उनको शहबाज शरीफ साहब को लगा होगा ये तो मेरे खिलाफ चार्जशीट है बिकॉज ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता नहीं है कि दैट वाज अ बिट मतलब थोड़ा सा इधर दाएं बाएं था ये बयान आपका? नहीं क्लासा साहब, असल में ये थोड़ा सा अपोजिशन ने तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया है। अगर आप गौर से मेरी बातें सुने, मैंने ये नहीं कहा था, और आपने दो इश्यूज पे बात की है। नंबर 1 के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है ये पाकिस्तान की सबसे मोतबर और अहम कमेटी है जिसमें सूबे भी शामिल हैं। बहुत कम ऐसी कमेटीज हैं जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वगैरह जो आईनी अदारे हैं जो सूबों की शमूलियत जो है वो गारंटी करती हैं, इस वाली में थी ताकि सूबे भी जो है वो प्राइस कंट्रोल में पूरा अपना किरदार अदा करें। तो इसमें एहसन इकबाल साहब के पास खुद इख्तियार था उस कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते कि वो इकदाम कर सकते थे, और अगर कोई इकदाम उनका ऐसा था कि उसको फेडरल कैबिनेट की जरूरत थी तो फिर वो ईसीसी में सिफारिशात पेश कर सकते थे। तो हैरानगी की बात यह है कि जनवरी के बाद जब महंगाई 1947 का ऑल टाइम रिकॉर्ड पे गई, ना इन्होंने कोई मीटिंग बुलाई, सिफारिशात और इकदाम तो दूर की बात है, इन्होंने मीटिंग ही सिरे से नहीं बुलाई। यानी ये पता नहीं वहां पर लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे। दानियल एक बात बताएं सर, आप बात बताएं। एक मिनट मैं पूरा मुकम्मल जवाब ले लें। तो उस वक्त मेरी ये तनकीदी जायजा थे कि ये लुक बिजी डू नथिंग, ये नोन है एहसन साहब, इनको रिस्तु खामखानी कहते, ये इनका मुखफ़फ़ है लुक बिजी डू नथिंग। तो ये उन्होंने किया ही कुछ नहीं, तो उसकी वजह से मेरी जमात को ये सारा जो है ना ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी सारा, और उसमें ये बयानियां भी नहीं बना सके ये, यानी इन्होंने इंक्वायरी भी नहीं की कि ये महंगाई क्यों हुई है। अगर ये कहना था, मानना था उनका, जो कि मैं समझता हूँ कि सही कहा उन्होंने कि ये इमरान खान की वजह से हुई है, और यही बात मेरी जो है ना बीच में से मस्क कर दी गई है ताकि मुझे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। मेरी अपनी जमात में भी वो यासिर साहब ने किया कि मैंने जमात का इल्जाम लगाया, नहीं लगाया मैंने यासिर साहब का। जमात को तो नुकसान हुआ महंगाई से, दानियाल के उसकी बात करने से तो नहीं हुआ। अरे सर ये बताइएगा, आपने बड़ी इंतहाई, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगेन इसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें वजन भी होगा, लेकिन आप तो खुद एक मिनिस्टर रहे हैं, आप वो एनआरबी के चेयरमैन रहे हैं, आप पूरा सिस्टम समझते हैं गवर्नेंस का, मजिस्ट्रेट्स का, लोकल बॉडीज़ का, हुकूमतों का, कि 4 सूबों में जो हुकूमतें थी पीडीएम के दौर में अगर हम देखते हैं, ये तो 24 किलोमीटर पे बैठे हुए थे वजीर आजम साहब। ये पंजाब में भी इनकी हुकूमत नहीं थी, केपी में भी इनकी हुकूमत नहीं थी, बलूचिस्तान में भी नहीं थी, चलें सिंध की हद तक हम मान लेते हैं। तो एहसन इकबाल साहब अगर मतलब कोशिश करते, सपोजली आई एम ट्राइंग टू अगेन गिव अनदर साइड, तो एहसन इकबाल साहब क्या कर सकते थे? काम तो सूबों ने करने थे, डिप्टी कमिश्नर्स ने करने थे, वहाँ पे कमेटीज ने करने थे। एहसन इकबाल साहब ज़्यादा से ज़्यादा आपके बकौल वो इजलास बुला सकते थे, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, उन्हें इजलास नहीं बुलाए। तो अदरवाइज तो एहसन इकबाल साहब की सूबों पे कहाँ चलती है? 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे अपने आप को तो बिल्कुल खुद मुख्तार समझते हैं सर, और ये आपने बहुत सारी पावर जो है मेरा ख्याल डेलीगेट की थी, फिर रिमेंबर जब आप एनआरबी में बैठे थे। क्लासा साहब, अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट्स हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट को अफोर्ड नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो 2 मीटिंग्स एहसन साहब ने बुलाई थी, 1 सितंबर में और 1 जनवरी में, यानी सितंबर 2022 में और जनवरी 2023 में, उसमें सूबे बिल्कुल पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें अगर आप इनकी प्रेस रिलीजेस देखें जो अभी भी इसकी वेबसाइट, नेशनल प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे है, उसमें उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट कौन कौन था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, और 4 सूबों के जो जिम्मेदार मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि इन्होंने कहा ही कुछ नहीं, उनको इनके पास था ही कुछ नहीं मंजिल भेजने को। और ये जो इन्होंने 2010 का प्रोग्राम बनाया, इनकी आदत है, क्योंकि ये अकाउंटेबल तो रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी आउटपुट कोई नहीं है।
तो ये 1999 में इन्होंने 2010 का प्रोग्राम दे दिया। जब 2010 आया तो पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, 18 घंटे लोड शेडिंग थी। तो इनका 99 का जो प्रोग्राम था उसमें बिजली का नाम ही नहीं है, तो उसमें तो अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती। अच्छा दानियाल भाई, जरा एक तो लास्ट टाइम हमारे साथ थे हसन इकबाल साहब, तो ये सवालात उनसे भी हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैं कि दानियाल के साथ आपको तो बड़ा अच्छा वो रहा है, कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उन्होंने भी यही कहा जनाब कि दानियाल को जब इनको अगेन एक्सीडेंट वाला ने आपकी ज़िंदगी बचाई, उनका कहना था मैं, मेरा बेटे, सारे लोग हमने बड़ा सपोर्ट दी, उसमें मेडिकल उनको असिस्टेंट चाहिए वट एवर उन्होंने कहा। बल्कि उनका ये कहना था कि दानियाल ने बाद में शुक्रिया भी अदा किया, मेरा भी किया, मेरे बेटे का भी किया। तो अभी आपके टिल मतलब रिसेंटली अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है, आपके तल्लुकात तो बड़े अच्छे जा रहे थे, ऑल ऑफ सडन कोई हल्के में कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसके बाद मतलब गन्स वर ड्रॉन? नहीं, ऐसा मैंने आपको बताया कि ये प्राइस का इशू तो मैं 3 साल से अपनी जमात के साथ तगो-दो में था। हर फोरम पे, हर जगह पे मैंने ये आवाज उठाई है। यहाँ तक कि जब मैं अस्पताल में था तब भी जो मुझे मिलने आता था फेडरल कैबिनेट से या दूसरा, मैं उनका बाजू पकड़ पकड़ के कहता था कि खुदा के लिए इसका कोई बयानिया बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे जहरीला जहर है किसी भी सियासी जमात के लिए। और नून लीग का पीडीएम का कसूर भी नहीं था, अफसोस की बात यह है। लेकिन चूंकि इनकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज ही नहीं है, इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है इसके बारे में, ये को बयानिया बना ही नहीं सके ना। इन्होंने इकोनॉमिक्स ग्रुप जो है सारा को प्लानिंग कमीशन के पास होता है, तो ये इन्होंने क्यों नहीं बताया? नहीं हो सकता है दानियाल, उन्होंने आपका बयान पढ़ के, मतलब ये तनकीद तो सारे कर रहे थे, मीडिया भी कर रहा था, खान साहब भी कर रहे थे, पीटी सारा मुल्क कर रहा था, लेकिन जब आपने की, अपना बंदा जब करता है तो यूट्यूब रूटस मतलब दैट्स, मतलब उनको ये फील हुआ होगा कि यार दानियाल भी उसी नैरेटिव को, बयाने को ले रहे हैं जो हमारे खिलाफ पूरे मुल्क में मीडिया में एंकर्स, यूट्यूबर्स, खान साहब लेकर चल रहे हैं। हो सकता है उन्हें ये फील हुआ हो। और बिल्कुल भी नहीं। और देखें जो चीज, ये तो आपकी वो बात है, शूट द मैसेंजर, यानी जो पैगाम लेके आए, जो निशानदेही करे कि ये मसला है, उसको जब आप गोली मार दो तो मसला तो वही है। आज भी आप देख लें 44% पे है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, तो मसला तो वही है, आवाम तो पिस रही है। तो बजाय इसके कि हम सर जोड़ के इसका हल निकालते, अगर इनके पास नहीं था कोई चीज बेचने के लिए तो किसी और को मौका देते हैं। अभी आप देखें जो हमारा ये शाया हुआ है पार्टी का जो मंशूर है, उसमें भी उनको डिले करना पड़ा कि स्पेशलिस्ट जो इकोनॉमी के माहिर मुआशियात को बुला के दोबारा मशवरा किया। और अगर उसमें देखें इकोनॉमी इनके नाम है, तो ये इनकॉम्पिटेंस जो है, ये जो टोटल अनप्रोफेशनलिज्म है, ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये पाकिस्तान को कब तक सजा बर्दाश्त करनी चाहिए? दानियाल एक और बताइएगा कि आप और तलाल चौधरी साहब जो हैं, यू सफर्ड द मोस्ट, अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के बाद। आउटसाइड आप थे, तलाल चौधरी साहब थे जिनको डिस्क्वालीफाई हुए, बल्कि उस वक्त जब इमरान खान साहब और उनकी ब्रिगेड ने पूरा उन्होंने इनको घेरे में लिया हुआ था, आप 2-3 लोग थे जो बात आके करते थे, सुप्रीम कोर्ट, बैर, टीवी चैनल सारे, फिर डिस्क्वालीफाई भी हुए, दोनों को टिकटें नहीं मिली। और ये समझा जा रहा था कि उन मरियम नवाज साहबा का जो अगर मीडिया सेल था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो मीडिया एडवाइजर थे या उनकी अपनी काउंसिल थी, आप उसके बड़े इंपॉर्टेंट और अहम उनके मेंबर थे। तो क्या हुआ फिर? मरियम नवाज साहबा ने आपको कोई इसमें सपोर्ट नहीं की, उनका राब्ता नहीं हुआ आपसे, तलाल को भी टिकट नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली, तो व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो बुनियादी तौर पर इनको अपना जो सियासी असलियत है उसको पहचानने में इनको बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए ये चालें डाली है इन्होंने, ताकि वो जो मेरे नीचे सीट है एमपीए की, अगर वो उसको हासिल कर लेते, क्योंकि इस वक्त ये खुद भी एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बने हुए हैं, तो इनको पता था कि वोटों से तो ये कभी नहीं ले सकते। तो इन्होंने सुनहरी मौका देखते हुए ये चाल डाली है कि इंतजामिया ने डिलीवर करना है, तो मैं अपना जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के लिए अपनी बात जो है ना वो सेटल कर जाऊं, तो वो भी नहीं हो सका। अभी आप देख लेना, पुलिस इतनी मुश्किल से ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, दिन रात हमारे आगे पीछे पुलिस होती है, और जिधर हम जाते हैं वहां से लोग उठा लेते हैं, कुर्सियां उठा लेते हैं, लाउड स्पीकर उठा लेते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप सील कर दिए। नहीं, आप क्योंकि मरियम नवाज साहबा से कोई राब्ता नहीं हुआ कि कम अज कम, क्योंकि मैं अगेन जैसे मैंने कहा कि उस वक्त तो उसका सवाल ही नहीं थी, वहां तो पार्टी प्रेसिडेंट खुद सारी नेगोशिएशन में बैठे हुए थे इस पार्टी का। अच्छा, वहां पे कोई ऐसा जो मेन डिसीजन मेकर थे वो सारी चीज को मतलब मैनेज कर रहे थे, तो वो सारे समझा रहे थे हसन साहब को कि ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक बयान भी आंख से गुजरा था, शायद आपने कोई माजरत भी की थी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं जनाब, कि मैंने अगर हीट ऑफ इमोशंस में कोई बात कर ली है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, तो कोई इस तरह की चीज भी हुई थी, फिर भी चीजें नहीं सेटल हो सकी सर? मैंने ये क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो अपोजिशन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है कि महंगाई की जिम्मेदार PMLN है,
ये बात गलत है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था कि ये जिम्मेदार थे कि ये महंगाई के बारे में कुछ करते। कॉज तो इसका देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह लिख दिया हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका 12 महीने का लैग है। तो जो फिस्कल स्टिमुलस है या इकोनॉमिक स्टिमुलस है या इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो अगर स्टेट बैंक ने करना है, क्योंकि 2 साल पहले जो एक्ट में तरमीम हुए हैं प्राइस कंट्रोल की सिर्फ जो है वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी भी डाल दी गई है। तो अगर उन्होंने ये करना था तो फिर हुकूमत ही सारी 16 महीने की थी। तो ये बात इन्होंने क्यों नहीं बताई? इनके पास नॉलेज बेस ही नहीं है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन के साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये प्रोफेशनल ही नहीं है। अच्छा दानियल साहब, प्रोफेसर बने हुए, ठीक है, इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस आप कह रहे हैं कि आपके लिए कैंपेन इतनी मुश्किल हो रही है करनी, तो अगर आप हम ये अज्यूम करते हैं कि जीत जाते हैं आजाद हैसियत में और फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली जिस लग रहा है कि PMLN की गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो आपके लिए हालात और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएंगे डेवलपमेंट के लिए? आप किस तरह से इफेक्टिव साबित हो सकेंगे इलाके के लिए? या नवाज लीग ज्वाइन कर लेंगे इलेक्शन के बाद? मैं समझता हूँ जी कि जो सबसे बड़ा मसला ना पाकिस्तान का, वो मैं नहीं कह रहा, तमाम निजी सर्वे कह रहे हैं, 74% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनका नंबर 1 सबसे संगीन इशू महंगाई है और नंबर 2 बाय फार अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। तो ये 2 इश्यूज जो हैं ये पार्लियामेंट ही इत्तेफाक से वो फोरम है, क्योंकि स्टेट बैंक एक्ट की जो तरमीम हुई है 2 साल पहले उसमें उनको पार्लियामेंट को अकाउंटेबल बनाया गया है, ना फेडरल कैबिनेट को ना किसी स्टैंडिंग कमेटी को। तो उसके लिए इन्होंने साल में 4 रिपोर्ट्स अरसाल करनी है जिसमें वो महंगाई के बारे में बताना है उन्होंने कि हमने क्या इकदाम लिए हैं। तो पार्लियामेंट का मेंबर होना ही जो है वो इतना एजाज है कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंटेबल रख सकें। अफसोस है मुझे कि इतनी महंगाई हुई और पार्लियामेंट में कुछ होना। दानियाल ये बताइएगा, आप इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर कोई नवाज लीग को ज्वाइन करने के कितने % चांसेस हैं सर, कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे? मेरे ख्याल में जी मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है कि मुझे आप उन सफों में देखेंगे जहां महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोई पुख्ता इकदाम होने की कोई सिलसिला नजर आता है। अच्छा सर, एक और चीज हमने देखी है कि मतलब पावर इज ऑलमोस्ट देयर, वो लगता है नवाज शरीफ साहब की पक्का लग रहा है कि बात होगी उनकी, आने वाले हैं। हमने देखा है कि इससे पहले जावेद हाशमी साहब छोड़ गए, मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, शाहिद खकान अब्बासी साहब छोड़ गए, चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, अब आप मिफ्ता साहब छोड़ गए, अब आप छोड़े। ये प्रॉब्लम आप 5-6 लोगों के साथ है, बड़े सीनियर लोग हैं, या पार्टी लीडरशिप के साथ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ है? हाउ डू यू, मतलब इसको आप इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे? किसका कसूर है, आपका है या उनका है? मोहम्मद जुबैर, ये तो मुझे नहीं मालूम है जी, ये सब इतना हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो सर खुजलने का टाइम भी नहीं है। हम तो दिन रात को 4 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे उठ के फिर चल पड़ते हैं। ये सारा मैटर सेटल होगा। वैसे चौधरी साहब बड़े सियासी जवाब आप दिए हैं आज आपने। ये जो सियासी आपको ऑन लाइटर नोट, जो उस वक्त थोड़ा सा आपको अपने अंदर का वो चौधरी साहब जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना था, अब आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप, उस वक्त नहीं किया आपने। अच्छा क्विकली दानियाल साहब अगर ये बताएं कि आपका मुकाबला आपको क्या लगता है, आपके हल्के में नून लीग के साथ है या आजाद उम्मीदवारों के साथ है? इस वक्त तो जी यहाँ पर कोई इलेक्शन की सूरत हाल ही नहीं है। यहाँ पर तो दिन को हम कैंपेन करते हैं और रात को पुलिस कैंपेन करती है। अच्छा लास्टली क्वेश्चन दानियाल भाई, चौधरी अनवर अजीज साहब जो हैं वो अब नहीं रहे दुनिया में, हमेशा उन्होंने वो इलेक्शन आगे देहातों में लोगों को बड़े प्यार करने वाले बंदे थे, हमें तो पता है सारा, बड़ा ताल्लुक था उनका। आपको कैसा लग रहा है चौधरी साहब के बगैर इलेक्शन? आपको आगे ईजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, या कैसा फील हो रहा है विदाउट हिम? इतनी बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी नारोवाल की, शकरगढ़ की, बल्कि पूरे। चौधरी साहब जी जो उनको बाबा जी कहते हैं यहाँ पर प्यार से, क्योंकि वो जरा उम्र में ज़ईफ हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह उनका जो है वो एक पूरी जनरेशन के साथ उनकी चलेगी। अब उनके आगे पोतरे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो हमारा 3-3 पुश्तों का ताल्लुक है, 4-4 पुश्तों का कईयों के साथ ताल्लुक है। तो वो मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश की उसको बरकरार रखने की और काफी हद तक कामयाब हो गए। इसलिए मेरी वाइफ जो है वो इलेक्शन जीती थी बावजूद उसकी कि मेरे डिस्क्वालिफिकेशन थी। जी एक और भी ट्रेडिशन थी सर उनकी, एक भी ट्रेडिशन और थी लास्टली, कि वो वहां से शक्करगाड़ से आते हुए मेरे लिए मिर्चों का अचार भी बनवा के लाते होते थे, क्योंकि वो इस तरह की चीजें बहुत सारी करते थे। वो आपने ट्रेडिशन नहीं रहने दी भाईजान? नहीं, वो ट्रेडिशन में थोड़ी सी हिचकी आ गई मेरी एक्सीडेंट की वजह से। उससे पहले अगर आपको याद हो तो मिकाल के नाम से आप भेजे थे। यस ही सेंट। थैंक यू वेरी मच दानियाल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहे थे इस तमाम तर मामले पर। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे साइफर का तफसीली फैसला आ गया, जो साइफर केस का तफसीली फैसला था,
उसकी कॉपी नहीं मिल सकी है पीटीआई को, और उसमें उस फैसले को अगर पढ़ें तो उसमें कुछ बहुत अहम बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। क्लास साहब ने काफ़ी टाइम लगा के मुझे भी कहा कि आपने ये फैसला पढ़ना चाहिए था आपको, क्योंकि व्हेन यू रीड द डिसीजन तो उसमें पता लगता है कि क्या असल चीज़ें हैं और इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए। बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।